हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन लर्न के यूट्यूब चैनल। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं अपनी लास्ट वीडियो के अंदर। इसमें हमने उसके जो नेचर है वहां तक डिस्कस करा था। वीडियो ज़्यादा लेंथी ना हो जाए, मैंने वीडियो को इसलिए बंद कर दिया था उस टाइम। सो ये नेक्स्ट वीडियो है हमारी उसी टॉपिक के ऊपर। इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के स्कोप के बारे में। देखो, इंटरनेशनल जो पॉलिटिक्स है इसका स्कोप जिसको हम कहते हैं डायनेमिक है। नेचर के अंदर डायनेमिक है, यानी कि चेंज होता रहता है, बढ़ता घटता ही वो रहता है। वजह क्या है? क्योंकि नए नए टॉपिक्स निकल के आते रहते हैं, नए नए मुद्दे दुनिया के अंदर आते रहते हैं, तो वो भी टॉपिक बनते यहाँ पर रहते हैं हमारे। ठीक है। सो हम यहाँ पे देखते हैं कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज अ डेवलपिंग सब्जेक्ट एंड सच इट्स स्कोप हैज बीन कंटिन्यूसली डेवलपिंग। थस वाई वी सेड इट डायनेमिक इन नेचर। यहाँ पर क्या है कि ये डेवलपिंग, हमने कहा जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है हमारा डेवलपिंग सिस्टम है, इसके अंदर अभी नेचर पाया जाता है। तो हम यहाँ पर यही पाते हैं कि भाई इसका जो बदलाव है वो इसमें होता ही आगे चलकर रहने वाला है। देन हम देखते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज एन इम्पॉर्टेंट ब्रांच ऑफ पॉलिटिकल साइंस। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर क्या है, ये इम्पॉर्टेंट ब्रांच है। इट इज इंटरडिसिप्लिनरी नेचर में भी है यहाँ पर ये। इट इज नॉट ओनली कंसर्न विद द स्टेट ऑफ कंडक्ट स्टडी ऑफ कंडक्ट हाउ स्टेट बट ऑल्सो एग्जामिन द प्रोसेसेस एंड इन्वायरमेंट विच इन्फ्लुएंस देयर इंटरनेशनल एक्टिविटीज। हमसे इसमें यही नहीं पढ़ते कि स्टेट कैसे काम करता है, यहाँ पर कंडक्ट करता है पॉलिसीज को। हम ये भी यहाँ पे बात करते हैं कि कौन सा इन्वायरमेंट इसको इन्फ्लुएंस करता है, कौन से जो एक्टिविटीज होती हैं उसकी जो उसकी पॉलिसीज होती हैं उसको चेंज करने पे मजबूर कर डालती हैं यहाँ पर। इट ऑल्सो takes into account that the study of international organization, मिलिट्री अलायंस एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन। इसमें हमने ये भी पढ़ा कि भाई स्टेट के साथ साथ यहाँ पे क्या होता है, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, रीजनल ग्रुप्स होते हैं यहाँ पर, जो आज की मॉडर्न प्रॉब्लम्स होती हैं इन्वायरमेंट को लेकर हो, टेररिज्म को लेकर हो, ग्लोबल पॉलिटिक्स में हम देखते हैं। इसके अलावा ये आता है हमारा ह्यूमन राइट्स को लेकर हो, ये भी डिस्कस करते हैं इसके अंदर हम। In addition, it also concentrate on the study of various instruments of for promotion of world peace, as well as the international institutions which play vital role in regulation of international politics. हम ये भी देखते हैं कि यहाँ पर क्या होता है कि भाई दुनिया में शांति कायम रहे उसके लिए भी ये काम करता है, रेगुलेट करता है। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करने वाले हैं यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट के बारे में। ये है हमारा स्टडी ऑफ स्टेट सिस्टम। इसमें हम क्या करते हैं यहाँ पर, द कोर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इज स्टडी ऑफ स्टेट एंड इट्स रिलेशन विद अदर स्टेट एंड इंटरेस्ट एंड कॉन्फ्लिक्ट विद अदर स्टेट। इसमें हम क्या करते हैं, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के जो फर्स्ट टॉपिक आता है हमारा स्कोप में, इसमें हम स्टडी करते हैं स्टेट के सिस्टम के बारे में कि सिस्टम कैसा है, गवर्नमेंट कैसी हो सकती है वहाँ की। तो गवर्नमेंट के ही जो रिलेशन होते हैं वो दूसरे देशों के साथ रिलेशन यहाँ पर होते हैं खासतौर पर। तो किस वजह से कौन सा इंटरेस्ट है यहाँ पर, किसको लेके वो कॉन्फ्लिक्ट में आ रहा है, किसको वो रिजॉल्व कर रहा है, किस चीज को लेके कॉपरेट कर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है। आगे देखते हैं हम यहाँ पर, दे आर सर्टेन फैक्टर विच अफेक्ट द वर्किंग ऑफ कंट्रीज पॉलिटिक्स सच एज जियोपॉलिटिकल लोकेशन, नेचुरल रिसोर्स, मिलिट्री पावर, सोशल स्टेबिलिटी, मोरल ऑफ इट्स सिटीजन, लीडरशिप एटसेट्रा। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे हम देखते हैं कि पॉइंट्स हैं यहाँ पर हमारे पास। जैसे जोग्राफिकल लोकेशन हमारे देश की हो, नेचुरल रिसोर्स है हमारे, जैसे कि अफ्रीका है, वहां पर जो नेशन जो कि जो कंट्रीज जो है वहाँ भरा पड़ा है रिसोर्स। तो उनके रिलेशन अच्छे होने चाहिए थे, मगर वहां पर क्या है कि सोशल स्टेबिलिटी नहीं है वहां पर, मिलिट्री पावर सही से नहीं है यहाँ पे, सिटीजन जो है कि मोरल तो उनके अंदर है मगर लड़ते झगड़ते रहते हैं वहां पर। तो उनके रिलेशन कैसे होने चाहिए, और एक देश है जहाँ पर रिसोर्स कम होते हुए भी लीडरशिप अच्छी है वहां पर, सोशल स्टेबिलिटी है वहां पाई जाती है, तो वो क्या करती है यहाँ पर इफेक्ट करती है ये चीजें, सब चीजें इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को। इन ब्रीफ, इंटर स्टेट रिलेशन आर द रिजल्ट ऑफ दिस फैक्टर एज अ सोवरन ऑफ अ सोवरन स्टेट एंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टडी दीज रिलेशन। तो हम यहाँ पर ये देखते हैं कि जो इंटरेक्शन है, इंटर स्टेट रिलेशन हो जाते हैं हमारे, यही फैक्ट की वजह से यहाँ पर निकल कर आते हैं कि सोवरेन स्टेट के अंदर, और इसी को हम यहाँ पर पढ़ते हैं। इट ऑल्सो स्टडी हाउ द गवर्नमेंट वर्क इन पर्टिकुलर स्टेट और कंट्री, और वट टाइप ऑफ गवर्नमेंट फॉलो दैट कंट्री, वट आइडियोलॉजी फॉलो बाय स्टेट एंड हाउ इट इंटरेक्ट विद अदर स्टेट। गवर्नमेंट किस तरह की है, नाजी गवर्नमेंट है, कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट है, यहाँ पर कौन सी उसकी आइडियोलॉजी है यहाँ पर,
ठीक है, कौन सा सिस्टम है, सबने कहा हमारे देश में डेमोक्रेसी है, रिपब्लिकन है। ठीक है, दोनों चीजें इससे चलती है हमारे देश के अंदर तो। सो इसको भी हम स्टडी करते हैं, और यही चीजें जो होती हैं इफेक्ट करती हैं इन सारी चीजों को, कि जो पॉलिटिक्स होती है कि भैया कौन सी पॉलिटिक्स कैसे काम करने वाली है यहाँ पर। दूसरा पॉइंट आता है यहाँ पे स्टडी ऑफ पावर। ये सारा हम देखते हैं कि फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मेकिंग स्टेट, पावर इज मेन फैक्टर ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स बिकॉज एवरी स्टेट वांट टू गेन मोर पावर एंड स्टैब्लिश इज इन्फ्लुएंस ओवर अदर स्टेट एंड ऑल्सो फॉर टू फुलफिल इट्स ओन इंटरेस्ट। शुरुआत से ये देखते हैं, जैसे जैसे दुनिया बनने शुरू हुई, जैसे राज्य बनने शुरू हुए हैं, हर स्टेट चाहता है भैया पावर, अपना इंटरेस्ट, अपना फायदा निकालना है यहाँ पर। सो इसमें क्या होता है, यहाँ पर अपना इन्फ्लुएंस को, जो इन्फ्लुएंस है, दबदबा है, उसको स्टैब्लिश करना चाहता है दूसरे देश के ऊपर। इन द पोस्ट सेकेंड वर्ल्ड वॉर पीरियड पावर बिकम द सेंट्रल थीम ऑफ स्टडी ऑफ पॉलिटिकल साइंस, सॉरी, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। तो हमने ये देखा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या होता है कि पावर जो होता है वो मेन एस्पेक्ट बन जाता है हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का, और हर कोई चाहता है इसको पढ़ना कि भैया पावर किसके पास है, कहाँ से है, कितनी है, क्यों है, क्या इस्तेमाल है। इसी बारे में कहते हैं यहाँ पे मॉर्गन थाउ, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स नथिंग बट पावर पॉलिटिक्स, पावर हैज प्रैक्टिकल एज वेल एज थियोरेटिकल रेवेलेंस। पावर है वो प्रैक्टिकल भी है, सही से जो मतलब जिस तरह से काम होना चाहिए वो भी कैसे काम करता है, और दूसरा रेवेल थियोरेटिकल भी है यहाँ पर। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स इन नेचर element and measure of national power, balance of power, power equation and limits of national are studies। इसमें हम ये पढ़ते हैं कि नेशनल पावर कितनी, कितनी आर्मी हमारे पास, कितना पैसा है हमारे पास। फिर हमारे पास आता है बैलेंस ऑफ पावर, हमारे यहाँ जो काम सरकारें करती हैं कैसा बैलेंस है उनके बीच में, ये पढ़ना पड़ता है इसके अंदर हमें। देन आता है हमारे पास ह्यूमन पावर की लिमिट है, उसको बराबर कैसे करना है, हमें कंट्रोल कैसे करना है, इन चीज़ों को पढ़ा जाता है इसके अंदर। ऑल दीज आर इंक्लूड द रिलीव ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, ये सब इसमें शामिल है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। अनदर साइड देयर इज थ्री टाइप ऑफ पावर एग्जिस्ट इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स, मिलिट्री और इकोनॉमिक। मैं डिस्कस कर चुका हूँ फर्स्ट वीडियो के अंदर, लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके आप इस चीज को देख सकते हैं। अब बात करने वाले हैं सबसे यहाँ पे मिलिट्री पावर्स के बारे में। मच ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन आर कंसर्न विद द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल सिक्योरिटी एंड डिफेंस। जितने भी रिलेशन हैं जो हम दूसरे से बनाते हैं, बनाते ही इसलिए है सिक्योरिटी के लिए अपनी। हथियार खरीदना, व्यापार करना, व्यापार करेंगे पैसा आएगा, हथियार बनाएंगे ने, बचाव करेंगे अपने देश का यहाँ पर। इट इंक्लूड द प्रिपरेशन फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट वॉर, लिबरेटर, multilateral security arrangement, alliance, diplomacy, etc. Study of war strategy and strategy is beneficial to understand international politics। यहाँ पे हमने ये कहा कि इसके अंदर क्या करते हैं भाई, हम जो वॉर होते हैं उससे रोकने की कोशिश करते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत सारे हम सिक्योरिटी अरेंजमेंट करते हैं अपने देश के अंदर, आप जानते ही हैं। डिप्लोमेसी करते हैं, अलायंस बनाते हैं कि ताकि झगड़ा ना हो दो देशों के बीच में आपस के अंदर। तो इससे क्या होता है, हमारे जो इंटरनेशनल स्टडी है पॉलिटिक्स है उसको पढ़ने में हमें आसानी हो पाती है। फिर आता है हमारा उसी का 2.3 आर्म्स कंट्रोल एंड डिसआर्मामेंट। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि हथियारों को खत्म करना, कम हथियार बनाना यहाँ पर। Devastating nature of war in the nuclear age was compelled many statesmen to do something for arm control and disarmament। हम जानते हैं कि हर देश के पास क्या है, न्यूक्लियर वेपर है, मतलब बहुत सारे पास ऐसी चीजें, खतरनाक विनाशकारी हथियार हैं। तो जो बहुत सारे देश के रखवाले हैं उनके लिए जरूरी हो जाता है भैया कुछ ऐसी पॉलिसी बनाना कि हथियार कंट्रोल में रहे, हथियार कम रहे यहाँ पर। तो बहुत सारी स्टडीज यहाँ पर जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं वो करती हैं यहाँ पर और सुझाव देती हैं। जैसे कि कुछ हम जानते हैं कि जो यूएन है वो ये तय करता है भाई किस के पास कौन सा हथियार होना चाहिए, मतलब कौन सा हथियार बैन कर देते हैं। केमिकल वेपन है वो बैन कर दिए गए हैं, वो इस्तेमाल करने अलाउड नहीं है बिल्कुल भी वॉर के अंदर। हालांकि देश उसको इस्तेमाल भी करते हैं, बहुत सारे देश आज भी। और दूसरा हमने ये कहा कि जो न्यूक्लियर वेपन है वो जिन देशों के पास अब हैं तो है, नए देश उनको ना बनाए। ऐसी कोशिश की जाती है कि जैसे ईरान है वो ना बना पाए, नॉर्थ कोरिया है वो ना बना पाए। वजह क्या है कि जो यूएन है उस पर इंफ्लुएंस है अमेरिका और जो यूरोपियन नेशंस हैं उनका। तो वो यही कोशिश करते हैं कि जो हम ताकतवर रहें तो दूसरा देश है वो भले से कमजोर रहे हमारे आगे। हालांकि हम ये कहते हैं कि भाई ऐसे ये पीस के नहीं किया जाता है ऐसा। द एग्रीमेंट ऑन न्यूक्लियर बैन टेस्ट बैन
Treaty of Proliferation, SALT Treaty, Strategic Arm Reduction Treaty, etc. are significant initiative by nation as well as international organization to ensure the peace in the world. यहाँ बहुत सारी ट्रीटीज की गई, बहुत सारे यहाँ पर जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है उसने कदम उठाए, जिसमें हमने कहा कि भैया न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी है कि आप टेस्ट नहीं करेंगे न्यूक्लियर का, हालांकि फिर भी टेस्ट होते रहते हैं। मतलब जिन्होंने साइन करा है उसके अलावा टेस्ट करते हैं लोग अब भी, बहुत से नेशन। हथियार कम करना, ये चीज़ इसके अंदर शामिल होती हैं। फिर आता है हमारा 2.4, जिसमें हम डिस्कस करते हैं अपना इकोनॉमिक फैक्टर के बारे में। इकोनॉमिक इंटरेस्ट प्ले अ सिग्निफिकेंट रोल इन पॉलिटिकल रिलेशन अमंग स्टेट, सो दे अज्यूम इम्पोर्टेंट इन पॉलिटिकल साइंस। ये क्या करता है, इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है पॉलिटिकल इंटरेस्ट जो होता है, फैक्टर जो होता है हमारे देश का। देखो जितने पैसा होगा उतने आप हथियार बनाओगे, उतना ही अपने इंटरेस्ट के ऊपर ज़्यादा ध्यान दोगे आप। दूसरा यहाँ पर ये दूसरा यहाँ पर ये कि भैया पैसा है, पैसा भी यहाँ पर क्या है, एक तरह का पावर ही होता है यहाँ पर। द इकोनॉमिक फैक्टर सच एज इंटरनेशनल ट्रेड, फॉरेन एड, disparities between developed and underdeveloped economy are influence international politics. A nation with a strong economy will be strong power in the international field. हमने ये कहा कि ये क्या करता है, जो इंटरनेशनल जो इकोनॉमिक फैक्टर होते हैं क्या करते हैं, ये इफेक्ट करते हैं इंटरनेशनल ट्रेड को, फॉरेन एड किसको मिलनी चाहिए, जो डेवलपिंग कंट्रीज है, अंडर डेवलप्ड कंट्रीज है, जो कॉन्फ्लिक्ट है उनके बीच इन्फ्लुएंस किसका होना चाहिए किस चीज के ऊपर। तो सिंपल सा मतलब यहाँ पर ये आता है, जिसके पास पैसा उसकी ताकत। इट स्टडी द इंटरनेशनल पावर एंड वेरियस एक्शन ऑफ नेशन विच इन्फ्लुएंस द अदर नेशन। एवरी स्टेट वर्क टू इंक्रीज देयर नेशनल पावर एंड प्रोटेक्ट देयर इंटरनेशनल इंटरेस्ट। हमने ये कहा कि हर देश क्या करता है, यहाँ पर एक्शन लेता है कुछ इस चीज को लेकर अपने इन्फ्लुएंस को बढ़ाने की नहीं यहाँ पर, और हर देश चाहता है भैया अपनी ताकत को बढ़ाना, सीधी बात है, ठीक है, अपने फायदे के लिए। देन आता है हमारा थर्ड पॉइंट, इसमें है वो है हमारा स्टडी ऑफ इंटरनेशनल लॉज। बहुत सारे लॉ बनाए गए हैं इंटरनेशनल लॉ, उनको भी हम स्टडी करते हैं इसके अंदर। इंटरनेशनल लॉ आर ऑल्सो कवर्ड अंडर द स्टडी ऑफ पॉलिटिकल इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर इसको हम पढ़ते हैं, जो इंटरनेशनल लॉज होते हैं यहाँ पर। Although there are lots of confusion about international law, especially when it goes against sovereignty of any country. बहुत से हमने कहा कि कंफ्यूजन भी होती है यहाँ पर कि जो इंटरनेशनल लॉ देशों के नहीं बनाए गए हैं, देशों को कमजोर करने के नहीं बनाए गए हैं। तो इसका जवाब यहाँ पर ये है कि देशों की लिमिट तय करने के लिए बनाए गए हैं यहाँ पर, ठीक है। हमने कहा रिस्ट्रिक्शन ऑन नेशनल पावर एंड स्टेट एक्शन, कि आपकी जो नेशनल पावर है उस पर रिस्ट्रिक्ट किया जाता है यहाँ पे, कि आप एक हद तक ताकतवर हो सकते हैं, उसके बाद आप आगे नहीं बढ़ेंगे, बिल्कुल भी कुछ नहीं बनाएंगे, कुछ नहीं करने वाले आप इसके अलावा। सो ये चीज भी हम डिस्कस यहाँ पर करते हैं यहाँ पर। अकॉर्डिंगली इंटरनेशनल लॉ इज रिगार्डेड एज अ इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। फिर आता है हमारा 4 पॉइंट, स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी। ये बहुत ही खास चीज है, हर देश अपनी विदेश नीति बनाता है, इंडिया बनाता है अपनी। इसमें हम ध्यान रखते हैं कि किस देश से हमें फायदा होगा, किस देश से हमें खतरा है, कौन सा देश हमारी हेल्प करेगा, कौन सा देश हमारी हेल्प नहीं करेगा। Every nation has its own foreign policy, which is formulated by keeping the national interest in mind. It also keep account of how the power of nation can be increased. ये जो फॉरेन पॉलिसी होती है बनाई जाती है हमेशा अपने देश के फायदे को ध्यान में रख के, यहाँ पर कैसे हम देश की पावर है उसको बढ़ा सकते हैं, हर हर इसके अंदर फील्ड के अंदर, पॉलिटिकल में, इकोनॉमिक में और मिलिट्री में भी। Through foreign policy, a nation exercises its national power for securing the goal of its national interest. जो नेशनल पॉलिसी होती है, सॉरी पॉलिसी जो होती है फॉरेन पॉलिसी, उससे क्या करते हैं देश अपनी ताकत को बढ़ाते हैं यहाँ पर। द सोवरेन स्टेट कंडक्ट देयर रिलेशन एंड इंटरेक्ट विद ईच अदर थ्रू देयर फॉरेन पॉलिसी। जो आज़ाद देश हैं वो इंटरेक्ट करते हैं, रिलेशन कर पाते हैं अपने बीच में, अपनी जो पॉलिसी होती है उनके जरिए से हम जानते हैं, ठीक है। और ये चार्टर तरह से होते हैं जहाँ बताया जाता है कि भाई हमारा अग्रीमेंट होगा, इस अग्रीमेंट इस चीज के ऊपर लेकर है, ये चीज होगी। तो ये सब क्या होता है, लिखित में आता है। नो वन कैन होप टू अंडरस्टैंड प्रेजेंट डे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स विदाउट अ स्टडी ऑफ फॉरेन पॉलिसी ऑफ नेशन। हम किसी देश के बारे में कुछ जान सकते नहीं है तो उसकी हम सोच को ना जान लें, तो इसके लिए जरूरी होता है हमारे लिए उसकी इंटरनेशनल जो फॉरेन पॉलिसीज होती हैं उनको जानना।
ठीक है। डिसीजन होते हैं यहाँ पर, वो अलग अलग जो लेवल होते हैं उन पे लिए जाते हैं। कुछ पॉलिटिकल यहाँ पर होते हैं, कुछ इंटरनल सिस्टम के साथ जैसे जो अकॉर्डिंग होता है उसके वजह से यहाँ पर लिए जाते हैं। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा इसमें आता है स्टडी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को हम कहते हैं नॉन स्टेट एक्टर्स। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स कैन नॉट बी थॉट of without international organization. It is major focus on of international politics. हम बिना जो ऑर्गेनाइजेशन है इंटरनेशनल उनके बिना सोच सकती है दुनिया को भाई कि दुनिया के अंदर कोई पॉलिटिक्स हो सकती है, क्योंकि वही जो यहाँ पे जो ऑर्गेनाइजेशन होती है वो देशों के नियम कायदों को तय करती है, उनकी हदों को तय करती है। यहाँ पर द एमरजेंस ऑफ सेवरल नॉन स्टेट इंटरनेशनल और सुपर नेशनल और ट्रांसनेशनल एक्टर्स सच एज यूनाइटेड नेशंस and its agency and organization, multilateral alliance and grouping including NATO, the Warsaw Pact जो ये खत्म हो चुका है, सीटो, सार्क, यूएनओ, आसियान, यूरोपियन यूनियन। तो यहाँ पर क्या है कि बहुत सारे देश दुनिया के अंदर क्या है आज के टाइम में, यहाँ हम देखेंगे कि अलग अलग जो ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नॉन स्टेट है, कोई देश से लेना देना उनका मतलब नहीं है, मतलब देश के कंट्रोल में किसी के नहीं है वो, तो बहुत सारी बन चुकी हैं इसके अंदर। यहाँ पर इसमें बताया मैंने आपको, नाटो है, ठीक है, यूएनओ है, यहाँ पर सार्क है, सीटो है, सेंटो भी था, खत्म हो चुका सेंटो तो खैर आज के टाइम में, यूरोपियन यूनियन है। तो ये बारह बनाए गए हैं किस लिए, देश के फायदों के लिए, कि अपने अपने जो देश के हित हैं लोगों के, वो अपने हित को पूरा कर सकते हैं इनके थ्रू करके। यहाँ पर आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर 1941 and 1991 as well as second world war, various political, economic, social, regional organization came up in the international arena like International Labour Organization, ILO, Food and Agriculture Organization, FAO, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, IMF, पर बहुत सारे यूनेस्को है, यहाँ पर गेट है, वर्ल्ड बैंक है, और यहाँ पे मैं आप इसका नाम पढ़ सकते हो भाई, नाम तो बहुत सारे हैं, यहाँ पर सार्क है, सीटो है, ठीक है, ये चीजें आ चुकी हैं इसके अंदर। ये किस वजह से आए हैं कि किसी खास रीजन के लिए हैं, जैसे हमने कहा सार्क हमारा इंडिया का फायदा है उसके अंदर। अरब लीग किसनी बारे में बात करता है, यहाँ पे तेल के बारे में खास तौर पे ये डिस्कस करते हैं, इस्लाम के बारे में डिस्कस करते हैं यहाँ पे ये लोग, ठीक है। यूरोपीय यूनियन किस लिए, व्यापार करने के लिए है वो यहाँ पर। देन हमारे पास आता है 6 पॉइंट, ये है स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। इसमें हम बात करते हैं कि देश के अंदर कितनी पॉपुलेशन है, क्योंकि पॉपुलेशन क्या करती है भाई, देश की जो राजनीति है उसको इफेक्ट करती है, और उनके इंटरेस्ट को ध्यान में रख के नेशनल स्टैंड भी उनका इंटरेस्ट बन जाता है यहाँ पर, पॉलिसी बनती है आगे चल के यहाँ पर। देन आता है हमारा स्टडी ऑफ टेररिज्म, आतंकवाद का अध्ययन करना। आज के टाइम में आतंकवाद दुनिया के अंदर बहुत बड़ी समस्या बन चुका है यहाँ पर। अब ऐसा ही नहीं है कि आतंकवाद एक देश के अंदर किसी खास एरिया के अंदर पाया जाता है, या एक ही तरह के ग्रुप के अंदर पाया जाता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप दुनिया के अंदर पाए जाते हैं, और धर्म के आधार पर बहुत से देश, मतलब धर्म के अंदर बहुत सारे धार्मिक ग्रुप होते हैं अलग अलग, उनके भी आतंकवादी ग्रुप होते हैं, कुछ अपने रीजनल होते हैं, कुछ हमारे इस तरह से होते हैं कि जैसे हम बोल सकते हैं कि कबीलाई ग्रुप होते हैं, ये भी क्या करते हैं आपस के अंदर लड़ते हैं, लोगों को मारते हैं, तो ये खिलाते हैं यहाँ पे टेररिज्म। उनकी स्टडी करना, उनको खत्म करना, उनसे डील करना भी इसमें आता है, हमारा इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर आता है। देन आता है हमारा स्टडी ऑफ आइडियोलॉजीज, जिसमें हम बात करते हैं विचारधाराओं के बारे में। जो आइडियोलॉजी होती है हर पीरियड के अंदर निकल कर आई है, अलग अलग आइडियोलॉजी, कम्युनिज्म है, सोशलिज्म है, कैपिटलिज्म, नाजिज्म, फासिज्म, टोटलिटेरियनिज्म, लिबरलिज्म, इन सब के ऊपर मैंने बना रखी है पहले से ही वीडियो, आप पढ़ सकते हैं आगे मेरे चैनल पर, आपको मिल जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये क्या करती हैं, जो आइडियोलॉजीज होती हैं देश के जो सिस्टम होता है उसको बनाने में हेल्प करती है। देखिए कोई देश है, हमारा देश जैसे यहाँ पर है, वो चलता है सोशलिज्म के ऊपर, ठीक है, कैपिटलिज्म भी साथ में हमारे देश के अंदर मिला हुआ है, तो ये चीज यहाँ पर अफेक्ट करती है, मतलब जो गवर्नमेंट का फेस है, गवर्नमेंट का जो स्ट्रक्चर है यहाँ पर हमारे देश के अंदर रहने वाला है, जो गवर्नमेंट की जो पॉलिसीज होंगी दूसरे देश की तरफ, वो इससे तय होती है यहाँ पर, तो इसकी स्टडी करनी जरूरी है इसके अंदर। फिर हमारा 9 पॉइंट ये है स्टडी ऑफ जियोपॉलिटिक्स, मतलब ग्लोबल पॉलिटिक्स जिसको हम बोलते हैं, उसका स्टडी करना है यहाँ पर, कि किस देश में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स ब्रॉड टर्म इन थ्योरी दैट डिस्क्राइब दैट नेशन रिलेशन बिटवीन पॉलिटिक्स एंड वो टेरिटरी, वेदर और लोकल एंड इंटरनेशनल स्केल। हमने ये कहा कि ये रिलेशन है पॉलिटिक्स के बीच में और जो टेरिटरीज है उसके बीच में, किसी देश की हद के बीच में, ठीक है, चाहे वो आपके लोकल लेवल पे हो, चाहे आपके इंटरनेशनल लेवल पे हो, ठीक है। इट कंप्राइजेज
द आर्ट एंड प्रैक्टिस ऑफ एनालाइजिंग एंड यूज ऑफ पॉलिटिकल पावर ओवर गिविंग टेरिटरी। इसका मतलब यहाँ पर ये है कि आप अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे किसी दी हुई जगह पर। तो गवर्नमेंट ने आपको भेज दिया काम करने के लिए, तो आप वो काम करेंगे। जैसे यूनाइटेड नेशन है, इसके अंदर एजेंसीज है अलग अलग, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड है, इसी का हिस्सा चांस है। तो यहाँ पर इसकी हद है कि ये सिर्फ जो इकोनॉमी है, लोन देना लेना करना है यहाँ पर, उसके बारे में काम करेगा। इसके अलावा कोई काम इसका नहीं होने वाला है यहाँ पर। यूनेस्को है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, चाइल्ड लेबर से रोकना, जो वुमेन्स की कंडीशन उनको ठीक करना, उनका काम यहाँ पर ये है। इसके अलावा वो काम नहीं करेंगे बाकी चीज़ों के ऊपर। तो ये चीज़ यहाँ पर हमें क्या होती है, हमें हेल्प करती है कि इस चीज़ के अंदर जब हम बात करते हैं जियो पॉलिटिक्स के अंदर पढ़ पाते हैं, उनको टेरिटरी देखेंगे उसके अंदर वो काम करते हैं। इट सीक टू अंडरस्टैंड, एक्सप्लेन एंड प्रेडिक्ट इंटरनेशनल पॉलिटिक बिहेवियर प्राइमरली इन टर्म ऑफ जोग्राफिकल फैक्टर। इससे हम क्या है समझ पाते हैं, एक्सप्लेन कर पाते हैं कि भैया कौन सी चीज़ किस तरह से काम कर रही है एक फैक्टर की अकाउंटिंग रहते हुए। दो जोग्राफिकल फैक्टर आर जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ कंट्री, साइज ऑफ कंट्री, क्लाइमेट, फोटोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेज। देखिए अब ये जहाँ पे देखते हैं कि तो जोग्राफिकल फैक्टर में खास और जो चीज़ में अफेक्ट करती है, कंट्री का साइज है, पहला तो लोकेशन है और उसका रिसोर्स। यहाँ पर तीन चीज़ें खास होती हैं इसमें। जैसे अफ्रीका है, उनके साथ क्या चलती है, जियोपॉलिटिक्स बहुत ही गंदी है। हर देश हर कंपनी चाहती है उनको लूटना, मगर उनका फायदा कोई नहीं चाहता है यहाँ पर। कंपनीज को अथॉरिटीज मिल जाती हैं कि आप काम कर लो, क्योंकि वहाँ पे जो ज़्यादा देश और डिक्टेटर हैं, तो जनता उनके खिलाफ बगावत करती है, तो वो जनता के रिसोर्स को खत्म करने की, ताकत को खत्म करने के लिए क्या करते हैं, वो बाहर की जो कंपनीज होती हैं उनको मौका दे डालते हैं कि देश में आओ, रिसोर्स को लूटो और ले जाओ, जनता को कमजोर कर डालो। और जो तुम खरीदोगे वो तुम निकालोगे, पैसे मिलेगा डायरेक्ट हमें यहाँ पर। तो ये चीज़ को स्टडी करना भी यहाँ पर इसमें शामिल है। देन आता है हमारा स्टडी, स्टडी ऑफ बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। हर इंडिविजुअलिज्म का हम यहाँ पे कहते हैं कि भाई उसका स्टडी करना कि क्या सोचता है हर इंसान, या फिर क्या सोचता है हर एक देश। मैं इस तरह से कहूँ तो उसके अंदर विद द एमर्जेंस ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ बिहेवियरलिज्म इट इम्पैक्ट इज ऑल्सो मच इन एडवांस इंटरनेशनल स्पेयर। बिहेवियर चेक करना, बिहेवियर जब इसकी उत्पत्ति हुई तो इसने देशों के यहाँ पे जो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है उसको भी अफेक्ट करना शुरू कर दिया, और हमने देखा कि किस देश के साथ कैसा बिहेव किया जाए तो कैसे वो रिएक्ट करेगा बदले में हमारे साथ यहाँ पर। द बिहेवियर ऑफ लीडर ऑफ डिफरेंट स्टेट ग्रेट इन्फ्लुएंस इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। हर जो नेशन का स्टेट का जो लीडर होता है, चाहे वो राजा हो, चाहे वो थियोक्रेटिक रूलर हो यहाँ पर, चाहे प्रधानमंत्री हो, रूलर हो, तो ये यहाँ पे इफेक्ट करता है हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को, इन्फ्लुएंस करता है यहाँ पर। तो उसके बिहेवियर को स्टडी करना, उसकी सोच को स्टडी करना यहाँ पर भी शामिल हो जाता है हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर। सो यहाँ पर हमारा ये पूरा हो चुका है हमारा स्कोप ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। देन एक मिनट, ठीक है। अब बात करने वाले हैं हम यहाँ पर इम्पोर्टेंस ऑफ स्टडी ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। इससे हमें क्या फायदा होता है। पहला तो यहाँ पर है इंक्रीज द नॉलेज ऑफ इंडिविजुअल। हम इससे क्या कर पाते हैं भाई, जो हर इंसान की नॉलेज में इजाफा होता है यहाँ पर। इनेबल अंडरस्टैंडिंग वर्ल्ड प्रॉब्लम्स, दुनिया के अंदर क्या प्रॉब्लम चल रहे हैं उनको समझ पाते हैं हम यहाँ पर। हेल्पफुल टू मेंटेन वर्ल्ड पीस एंड हार्मनी, दुनिया के अंदर शांति कायम करना, क्या हम कायम कर पाते हैं जो कि हम यहाँ पर। इनेबल अस टू अंडरस्टैंड द बिहेवियर ऑफ नेशन, इससे हम समझ पाते हैं कि कोई देश कैसे काम करेगा, कैसे गवर्नमेंट काम करती है, कैसे वो ट्रीटी है। जैसे चाइना है, किसी की बात को नहीं सुनता, रूस की बात को नहीं सुनता, क्योंकि जो लीडर है वो सुप्रीम लीडर एक ही है वहां पर। तो उसको पढ़ लो, जान लो क्या सोचता है वो, उस तरह से वो काम करेगा, देश भी उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर। फिर आता है हमारे यहाँ पर हार्मनी बिटवीन नेशनलिज्म एंड इंटरनेशनलिज्म, कि ऐसा फैसला लिया जाए देखिए जरिए से कि दुनिया को भी फायदा हो और देश को खुद भी फायदा हो। प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस देता है यहाँ पर, एसेंशियल फॉर सर्वाइवल ऑफ मैनकाइंड, इसमें ये हेल्प करता है। सो नेक्स्ट टॉपिक हमारा होने वाला है एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स, किस तरह का एवोल्यूशन यहाँ पर हुआ। सो डिस्कस करते हैं इस चीज़ को भी। नेक्स्ट जो वीडियो हमारे आने वाली है वो जो अप्रोचेज बताई थी मैंने आपको, तीन अप्रोच यहाँ पाई जाती है, रियलिज्म और इसके अलावा एक और है, उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे, जो अलग वीडियो हमारी अलग से ही आएगी उसकी। ठीक है। सो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, इट इज ट्रू दैट देयर वर रिलेशन अमंग सम कंट्री इवन इन एशियन टाइम, with the passage of time and technology develop, radical changes appeared in the relation among the various country of the world। हमने ये देखा कि
एशियन टाइम से रिलेशन थे भी वाकई में उस टाइम के अंदर। हम देखते हैं कि सभ्य जो हमारी सभ्यता थी, सिंधु घाटी सभ्यता, उसका रिलेशन था जो सभ्यता थी मेसोपोटामिया उनके साथ में। तो वहीं से मेरा चलता आता था, मगर बच के जो वक्त थे उसके टाइम यहाँ पर क्या हुआ, चेंजेस हुए, डेवलपिंग हुई बहुत सारी, तो देखने को मिलती है हमें देश के साथ में यहाँ पर। ठीक है, वी कैन अंडरस्टैंड दिस चेंजेस बाय एग्जामिनिंग द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज अ सब्जेक्ट ऑफ स्टडी। द एवोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स हैज बीन ग्रेजुअल। तो ये चेंजेस हैं, ये सब्जेक्ट मैटर्स हैं, इनको हम स्टडी करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर केनेथ थॉम्पसन ने यहाँ पर 4 स्टेजेस दिए हैं हमारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के डेवलपमेंट के बारे में। पहला आता है डिप्लोमेटिक हिस्ट्री एज, करंट इवेंट एज, फिर आता है द लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन स्टेट स्टेज, एंड आता है कंटेम्प्रेरी स्टेज जो चल रहा है आज के टाइम के अंदर। तो फर्स्ट देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पर क्या है हमारा। पहला हमारा यहाँ पे है फर्स्ट स्टेज, द डिप्लोमेटिक हिस्टोरिकल हिस्टोरी एज। हमने यहाँ पर क्या, द ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स एज एन एकेडमिक डिसिप्लिन इज जनरली ट्रेस बैक टू द बिगिनिंग ऑफ 20th century when some scholar try to examine why a state behave in a particular manner which lead to war and how war could be avoided। इस स्टेज में यहाँ पर जब हमने बात ये करी कि इसके टाइम के जो डिप्लोमेटिक्स, सॉरी, जो थिंकर्स थे, पहली चीज तो यहाँ पर ये कि ये शुरुआत हुई इसकी 20th सेंचुरी के अंदर। और जो स्कॉलर्स थे उस टाइम के, इन्होंने ये जानना चाहा कि भैया वॉर होती क्यों है। मतलब इन्होंने मेन टॉपिक यहाँ पे ये रखा कि वॉर, वॉर क्या है, क्यों होती है, क्यों देश लड़ते हैं आपस के अंदर, बस ये चीज यहाँ पर, और इसको हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं। देन ये देखा हमने कि फर्स्ट स्टेज which continue up to First World and of First World War was dominated by the monopoly of diplomatic historian, in the sense the international relations were presented only in the descriptive and chronological manner without reference to how various events and situations determinate the behavior of different stages in international fields and vice versa। इस टाइम के जो हिस्टोरियन थे वो यहाँ पर किस चीज को देखते थे भाई, कि किस तरह से आज के टाइम में जो रिलेशन है डिस्क्रिप्टिव में देखते हैं, मतलब सिर्फ लिखत पढ़त के अंदर। ठीक है, कोई प्रैक्टिकल कोई चीज नहीं यहाँ पर कि कोई सा इवेंट हो रहा है, सिचुएशन ऐसी आ रही है तो क्यों ऐसा इफेक्ट होगा, क्यों उसको हम रोक नहीं सकते, यहाँ पे क्यों रोक सकते हैं हम उसको, वो उन्होंने देखा ही नहीं यहाँ पर इस चीज को। डिप्लोमेटिक हिस्टोरियन जनरली अवॉइड द स्टडी ऑफ करंट इवेंट एंड रिफ्रेन फ्रॉम अराइविंग एट द एनी यूनिवर्सल प्रिंसिपल फ्रॉम द डिस्क्रिप्टिव स्टडी ऑफ फैक्ट। तो आज क्या चल रहा है, उन्होंने छोड़ दिया है, चलने दो जी। पहले क्या था पुराने जमाने के अंदर, जो महान लोगों का दौर था, उसके बारे में हम पढ़ेंगे और उस हिसाब से हम काम लेंगे। तो ये वो स्टेज था यहाँ पर। इसी में हम देखते हैं यहाँ पर, थस वी सी दैट एवरी देयर स्टडी ओनली प्रोवाइडेड हेल्प इन knowledge of fact but did not provide a key of understanding either present or future international relation। तो जो इनके यहाँ पे हमने कहा कि भैया की प्रोडक्ट यहाँ पर क्या था, उन्होंने क्या हमें बताया इस बारे में, उन्होंने नॉलेज दी हमें इस चीज की पहले टाइम के अंदर पॉलिटिक्स कैसे थी। ये नहीं कि आज टाइम पॉलिटिक्स कैसी है, आगे जमाने के अंदर पॉलिटिक्स कैसे हो जाएगी, यहाँ पर कोई मतलब नहीं, जो था उसको पढ़ लिया उन्होंने बस। 1919 के अंदर यहाँ पर यूनिवर्सिटी ऑफ गेल के अंदर फर्स्ट चेयर लगाई गई, मतलब एक सिस्टम बनाया गया, मतलब एक मान लीजिए कमरा खोल दिया, बना दिया गया वहां पर, कि जहां पर हम स्टडी करेंगे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के बारे में। इसको कहा गया विड्रो विल्सन चेयर। ठीक है, द फाउंडिंग ऑफ द चेयर इंडिकेट द बिगिनिंग ऑफ इंटरेस्ट in the study of international politics as an independent academic discipline. Many prominent scholars such as Alfred Zimmermann and E. H. Karp occupied this chair। Sorry, इससे क्या हुआ, यहाँ पर शुरुआत हो गई एक तरह से इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की स्टडी की। यहाँ पर इसमें बहुत से जो दूसरे थिंकर्स थे वो भी बाद में शामिल होने लग गए। सेकेंड आता है हमारा यहाँ पर, यह है करंट इवेंट एज। मतलब उसमें क्या था कि हम पुरानी हिस्ट्री पढ़ेंगे, इसमें क्या है जो करंट चल रहा है उसको पढ़ेंगे, पहले क्या हो गया उससे चेंजेस कैसा है, कोई फर्क नहीं, मतलब मिक्सचर नहीं करा कि पहले क्या था अब क्या है, ऐसा आगे चल के मतलब हम पॉलिसी चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा आगे चल के, उसको इन्होंने स्टडी करा यहाँ पर। द सेकेंड स्टेज इन द डेवलपमेंट ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स स्टार्टेड आफ्टर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ये शुरुआत होती है इसकी फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में यहाँ पर।
During this stage, the scholar in field of international politics emphasize study of current event. इन्होंने ध्यान दिया कि भैया करंट इवेंट क्या चल रहा है उसके बारे में पढ़ो. They were mainly concerned with the interpretation of immediate significance of current development and problem. इनका ध्यान इस तरह से यहाँ पर रहा कि जो दिक्कतें आज के टाइम में हो रही हैं उनको जाने हम यहाँ पर क्यों हो रही हैं, कैसे हो रही हैं बस. However, while making a study of present, the scholar did not pay attention in the past. उन्होंने पास्ट को अटेंशन दी नहीं यहाँ पर. They also did not pay any attention on the methodological and future of international relation. ना ही उन्होंने कोई जोर दिया कि भैया फ्यूचर उसमें क्या होने वाला है. सिंपल सी बात यहाँ पर ये है कि उन्होंने जो हिस्टोरिकल फैक्ट थे उनको छोड़ दिया और जो प्रेजेंट के फैक्ट थे उन्हीं को जाना उन्होंने. थर्ड स्टेज यहाँ पर आता है ग्रोविंग सिमुलेशनरी लिसनेस विद द सेकंड स्टेज डेवलपिंग ऑफ इंटरनेशनल स्टडी वॉज थर्ड स्टेज. इसमें बहुत सारे चेंजेस होने शुरू हुए यहाँ पर. इसमें क्या करा इन्होंने, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के टाइम पर ही चलना शुरू यहाँ पर हो गया. जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर चला था उसके बीच में यहाँ पर इन्होंने ये कहा कि हम क्या करेंगे यहाँ पर अब कि जो पास्ट था हमारा, तो जो रिलेशन थे उसको स्टडी करेंगे, जो प्रेजेंट में सिचुएशन है उसको स्टडी करेंगे यहाँ पर, फिर उनको मिलाकर एनालिसिस करेंगे उस चीज़ का हम यहाँ पर, और फिर उसको स्टडी करके जांचेंगे कि भैया ये चीज़ कैसे हो रही है, वॉर क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, और वॉर को हम रोक सकते हैं तो कैसे यहाँ पर हम रोक सकते हैं इसको. आप पढ़ लीजिएगा, मैं आपको एक्सप्लेन कर डालता हूँ. ठीक है. फिर आता है हमारा यहाँ पर फोर्थ स्टेज जो कंटेम्प्रेरी चल रहा है टाइम में. The deterioration of international situation leading the outbreak of Second World War through a challenge to the all approaches of interwar period and necessitated a search of new approach for international politics. The Second World War शुरू हुआ तो उन्होंने तुक्के लगाए थे बहुत सारे. लीग ऑफ नेशन बनाया था उन्होंने कि देश लड़ना आपस के अंदर, वो तो टूट गया एकदम से. तो उन्होंने क्या करा कि अब कोई नया रास्ता निकालते हैं कि जिससे वॉर ना हो दुनिया में. देर आफ्टर Therefore, after the Second World War, a new tendency came to the forefront, and thus began the fourth phase of development of study of international politics. इसके बाद ही शुरुआत हो जाती है यहाँ पर हमारे सेकेंड फोर्थ फेज की, जो चल रहा है टाइम के अंदर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के अंदर. तो इन्होंने क्या करा यहाँ पर डिस्क्राइब करा ऐसा यूटोपिया. हम बोलते हैं यूटोपिया क्या होता है, एक मन घड़त दुनिया मैंने बनाई कि भाई दुनिया में ऐसा अगर हम करेंगे तो लड़ाई नहीं होगी, ऐसा करेंगे तो जो लोग मिलजुल के रहेंगे, साथ में रहेंगे, व्यापार भी करेंगे, तरक्की करेंगे और मौज काटेंगे खूब दबा के अच्छे से. तो इन्होंने ये चीज बनाई यहाँ पर. उसके अंदर कुछ पॉइंट दिए थे यहाँ पर, 4 पॉइंट इसके अंदर खास तौर पे आते हैं. ये लिखे हैं, जैसे मैंने बताया पहले, मोटिवेटिंग फैक्टर ऑफ फॉरेन पॉलिसी एवरीवेयर. तो सबकी जो फॉरेन पॉलिसीज हो उनके पास मोटिवेट करना कि अच्छी पॉलिसी बनाओ, अच्छे से काम करो. टेक्निक ऑफ कंडक्ट ऑफ फॉरेन पॉलिसी की कैसे कंडक्ट करनी है आपको यहाँ पर. मेड रिजोल्यूशन ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट, कि जो इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है उनको दूर करो, कैसे करोगे आप यहाँ पर, उस चीज को बताना है यहाँ पर. क्रिएट अ न्यू इंटरनेशनल ऑर्डर बेस्ड ऑन सोशल इकोनॉमिक जस्टिस, और एक नया वर्ल्ड ऑर्डर एस्टेब्लिश करेंगे. इसमें हम सबको बराबरी मिलेगी पैसे के जरिए से भी, और जो उनकी हैसियत है समाज के अंदर उसके हिसाब से भी यहाँ पर. सो ये हमारी वीडियो कंप्लीट हो चुकी है. हमारी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की जो इंट्रोडक्शन था पूरा मैंने कंप्लीट कर दिया आपके लिए. अब जो डिफरेंट डिफरेंट अप्रोच है यहाँ पर, चाहे रियलिज्म हो, न्यो रियलिज्म हो या फिर लिबरलिज्म हो, उनके बारे में हम अलग से सेपरेट वीडियो बनाएंगे और उनमें डिस्कस करेंगे उन चीज़ों को. अगर ये वीडियो आपको लगी हो इन्फॉर्मेटिव तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा. दोस्तों साथ भी जरूर शेयर करें. दूसरी वीडियोस के लिए, चाहे वो हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस, इंग्लिश, हिंदी या फिर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की हो, आप जाके चैनल को चेक करें. वीडियो आप आपको मौजूद मिल जाएंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग. हैव अ नाइस डे. सी यू सून.